बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12th क्लास मैथ ये हमने शुरू की हुई है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, वो कह रहा है ए मिल्क मैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक वाला है जो 560 लीटर दूध बेचता है 12.5 रुपये लीटर के हिसाब से। एक चीज़ तो इसमें आगे लीटर इन्वॉल्व है इसमें, और एक आ गई उसकी प्राइस। एक वाला है जो 560 लीटर मिल्क बेचता है, दूध बेचता है 12.5 रुपये लीटर के हिसाब से, और फिर 700 लीटर वो बेचता है 12 रुपये के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। अज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द सेल प्राइस एंड मिल्क सोल्ड टू बी स्ट्रेट लाइन। फ़र्ज़ करें कि वो जो दूध बेच रहा है और जिस प्राइस पर बेच रहा है, उन पॉइंट्स को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती हो। फाइंड नंबर ऑफ लीटर्स, तो बताइए कितने लीटर वो बेच सकता है ऑफ मिल्क, दूध, दैट मिल्क मैन कैन सेल एट 12 रुपीज़ 25 पैसा, 12 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो फिर कितना दूध बेच सकता है कि जो ग्राफ बने वो फिर भी एक स्ट्रेट लाइन बने। देखें, वो 560 लीटर बेचता है 12.5 के हिसाब से। एक हो गया इसमें लीटर, लीटर को हम छोटे एल से शो कर लेते हैं, और एक आगे उसकी प्राइस। दो किस्म की प्राइसेस हैं, एक को इसको हम पी से शो कर लेते हैं प्राइस को, यानी लीटर हैं उसके 560 लीटर वो बेचता है, प्राइस 12.5 रुपये के हिसाब से, 12.5 रुपये लीटर के हिसाब से। फिर वो बेचता है दूसरी किस्म का दूध 700 लीटर बेचता है, और वो बेचता है 12 रुपये के हिसाब से, प्राइस जो है 12 रुपये के हिसाब से। 560 लीटर वो 12.5 रुपये लीटर के हिसाब से बेचता है, 700 लीटर वो 12 रुपये के हिसाब से बेचता है। कहता है बताओ वो कितना दूध बेच सकता है, 12.25 रुपये के हिसाब से बेचे, कितना दूध बेचे कि फिर भी जो हम उसकी लाइन बनाए वो एक स्ट्रेट लाइन ही आए। ए मिल्क मैन कैन सेल 500 लीटर्स, लेट लीटर्स, लीटर्स को हम छोटे एल से शो कर लेते हैं, लीटर्स को हमने एल से शो कर लिया, और प्राइस को पी से शो कर लें। लेट प्राइस को हमने पी से शो कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि 560 लीटर वो बेचता है। एक तो आ गया इसमें लीटर, और एक आ गई प्राइस की बात। लीटर बेचता है 560 लीटर है, 560 लीटर वो बेचता है दूध 12 रुपये 50 पैसे लीटर के हिसाब से। 560 लीटर, प्राइस 12.5 रुपये के हिसाब से। फिर वो एक और किस्म का दूध बेचता है, उसको L2 और P2 कह लें। दूसरी किस्म का जो दूध उसने बेचा है वो 700 लीटर वो बेचता है, 700 लीटर दूध बेचता है 12 रुपये के हिसाब से। तो कहता है इसको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती हो, तो फिर बताएं कि वो कितना दूध, कितने लीटर दूध वो 12.25 रुपये के हिसाब से भी बेच ले, कि फिर भी जब हम उसका ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती हो। तो देखें, पहले हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने इस चीज़ को यूज़ किया था, इस फार्मूले को। हम पहली वैल्यू को x1 y1 और दूसरी को x2 y2 कह लेते थे। फिर हम उसका स्लोप निकालते थे इस फार्मूले से, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। फिर हम उसकी इक्वेशन निकालते थे स्ट्रेट लाइन की y माइनस y1 इस फार्मूले से, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 से हम इसको मालूम करते थे। अब इसमें भी सूरत हाल ऐसी है, हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालें, स्लोप को हम छोटे एम से शो करते थे। तो ये था y2 माइनस y1, यहाँ पर x1 y1 की जगह पर L1 P1 है, और x2 y2 की जगह पर इसको कंसिडर करें L2 और P2 को, बात फिर वही बन गई। ये बना P2 माइनस P1, उधर था हमारे पास y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 की जगह पर P2 हमने उसका नाम रखा है, सेकंड प्राइस उसका नाम रखा है। ये बनेगा फिर P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस L1, ये स्लोप बन गया। जैसे ये बनाते थे हम इनके लिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करते थे तो प्राइस आ जाती थी, स्लोप आ जाता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करने से। तो यहाँ पर हमने इनका नाम x1 y1 की जगह की बजाय हमने L1 P1 रखा है, L2 P2 रखा है, लीटर्स और प्राइस रखा है। तो हम उसी के मुताबिक फिर इसको इन्वॉल्व करेंगे, P को और L को। P2 माइनस P1, P2 ये है 12 और माइनस P1 है 12.50 डिवाइडेड बाई L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 700 माइनस 560। तो ये हमने बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक इसका निकाल लिया स्लोप। तो ये बनेगा हमारे पास 12 माइनस 12.50 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाई, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 140। तो
इसको लिख सकते हैं -5, पॉइंट को ख़त्म करने तो नीचे 10 लगा सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म किया तो उसका नीचे 10 लगा लिया, क्रॉस 140 उसी तरह से आ गया, तो ये दोनों कट गए, तो ये हमारे पास बचा -1/280। तो स्लोप हमने इसका लाइन का इसकी लाइन का निकाल लिया है, वो आ गया -1/280। ये हमने स्लोप निकाल लिया। पहले हमें इसकी इक्वेशन निकालनी चाहिए, तो इक्वेशन के लिए हम क्या करते थे, y - y1 m × x - x1। यहाँ पर ये बन जाएगी p - p1, उसी को सामने रखें और बना लें p - p1, ये बनेगा p - p1 = m × x - x1, जहाँ पर हमने L1 और L2 यूज़ किया हुआ है, तो ये बनेगा हमारा L - L1। तो इक्वेशन बन जाएगी इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। p - p1 वो उधर होता था y - y1 = m × x - x1, तो हमने इसको एडजस्ट किया, ये बना हमारा p - p1 की जगह पर ये 12.50 आ गया, m की जगह पर ये -1/280 आ गया, और L - L1 की जगह पर आ गया 560। तो इसको 280 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 280p, 280 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको 3500। 280 को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो उधर हमारे पास रह गया -1 × L - 560। तो बिल्कुल उसी तरह से वही क्वेश्चन हैं ये सारे जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो ये बना हमारे पास 280p -3500, माइनस को अंदर ले गए तो ये हो जाएगा -L + 560। तो ये आ गया ये हमारे पास, तो L को उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा L + 280p, ये इधर पहले मौजूद है, माइनस ये 3500 -3500 और इसको भी उठा के उधर ले गए -560, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के साइड पे ले गए। अब ये बना हमारे पास, अब वो कह रहा था कि इसमें ये हमारी ना एक इक्वेशन आ गई इसके लिए, L + 280p, L + 280p, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर देगा -4060 = 0। अब वो पूछ ये रहा था कि बताओ वो, ये हमने उसकी इक्वेशन निकाली है, कितना दूध वो 12.25 रुपये के हिसाब से बेच ले कि फिर भी जो जब हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती हो। तो वो कह रहा है कि कितना दूध 12.25 रुपये के हिसाब से बेचे। अब हम p की जगह पर क्या पुट कर देंगे, p = 12.25। तो 12.25 रुपये के 12 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो कितना दूध बेचे कि ये फिर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बने, तो इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दें। L + 280, p की जगह पर आ गया ये 12.25 माइनस ये 4060 = 0। तो ये बनेगा हमारे पास L प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आपको दे देगा, कैलकुलेटर जब आप इसको करोगे तो ये आपको 3430 देगा, और -4060 एज इट इज़ आ गया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो L = आ जाएगा -630, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा, और हमने लीटर से ही निकालने थे, 630 को उठा के उधर ले जाएं तो 630 लीटर दूध अगर वो बेचे 12.25 रुपये के हिसाब से, तो फिर भी जब हम उसको ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही होगी। अगले 4 सवाल हम इसी पैटर्न पे करेंगे। एक ग्वाला था जो 560 लीटर दूध बेच सकता है 12.5 रुपये के हिसाब से, 560 लीटर दूध बेचता है 12.5 रुपये के हिसाब से, लीटर 560, प्राइस 12.5 रुपये। फिर दूसरी किस्म का दूध बेचता है 700 लीटर 12 रुपये के हिसाब से, L2 और P2 इसका नाम रख लिया, लीटर 700, L2 700 और P2 12। स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाल के हमने इसकी इक्वेशन बना ली, p - p1 m × L - L1, क्योंकि हमने जो इसमें यूज़ किया है वो प्राइस और लीटर्स हैं, इसलिए हमने p और L की शक्ल में इसकी इक्वेशन बनाई। इसमें वैल्यूज लगाई p - p1 की जगह पर, और सारी वैल्यूज लगा के हमने इसकी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बना के फिर हमने इसमें वो जो कह रहा था कि 12.5 रुपये के हिसाब से वो कितना बेचे, 12.5 रुपये 12.25 पैसे हमने यहाँ पर p की जगह पर प्राइस की जगह पर रखे, तो 630 लीटर अगर वो दूध बेचे 12.5 रुपये के हिसाब से, तो फिर भी जब हम उसको ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनती होगी। बाकी क्वेश्चंस इसी पैटर्न के हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी समझने वाली बात कोई नहीं है, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, या बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू नियरेस्ट इन मिलियन वाज 60 मिलियन इन 61। कह रहा है कि 1961 में पाकिस्तान की आबादी थी 1961 में तकरीबन 60 मिलियन,
दो चीज़ें आ गई इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह, एक तो ये ईयर्स आ गए और एक आ गया उसकी आबादी की तादाद 60 मिलियन, यानी तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक आ गया ईयर्स और एक आ गया टाइम। टाइम को हम T1 से शो कर लेते हैं, T से शो कर लेते हैं, और पॉपुलेशन को P से शो कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा T1 P1। 1961 में पाकिस्तान की आबादी थी 60 मिलियन, 1961 में थी 60 मिलियन। टाइम की जगह पर हमने 1961 रखा और पॉपुलेशन 1 को हमने 60 रखा। फिर वो कह रहा है कि 81 में ये बढ़कर ये आबादी 95 मिलियन हो गई, 81 में वो 95 मिलियन होगी। तो हमने T2 इसका नाम रख लिया, इसका नाम P2 रख लिया। 1981 में ये 95 मिलियन हो गई। तो दो चीज़ें थी इसमें एक तो ईयर्स थे, टाइम था, और पॉपुलेशन थी। पहला सन उसने ये दिया और पॉपुलेशन दी ये दी, दूसरा उसने ये दिया। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलें और इसकी निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें दैट गिव्स पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टी। हमने पॉपुलेशन का आंसर निकालना है टी की शक्ल में, यानी पॉपुलेशन इस साइड पे हो, टाइम उस साइड पे हो। हमने पॉपुलेशन निकालनी है टाइम की शक्ल में। अब ये फिर वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने बार बार इस्तेमाल किया, यहाँ पर ये बन जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, इसका स्लोप बन जाएगा। तो इसमें वैल्यूज लगाई P2 माइनस P1, 95 माइनस 60, ये आ गया 95 माइनस 60। T2 माइनस T1 1981 माइनस 1961, इन दोनों को माइनस किया तो 35 आता है, इन दोनों को माइनस करें तो 20 आता है। ये 5 से कट गए, 5 7 था 35, 5 4 था 20, तो स्लोप आया 7/4। अब इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P माइनस P1 M इंटू टी माइनस T1, वही फार्मूला जैसे ये था, y माइनस Y1 इज इक्वल टू M इंटू एक्स माइनस X1। उधर y और वगैरह इस्तेमाल हुए थे, इसमें P और T इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसकी इक्वेशन बनेगी P माइनस P1 M इंटू टी माइनस T1। P माइनस 60, P1 की जगह पर ये 60 आ गया, स्लोप की जगह पर M की जगह पर 7/4 आ गया, T माइनस T1 T1 की जगह पर ये 61 आ गया। तो ये हमने पॉपुलेशन की इक्वेशन निकाल ली है, ये वाली हमने पॉपुलेशन की इक्वेशन निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ टी की शक्ल में। इधर देखें टी इन्वॉल्व है, अगर आप मजीद यहाँ पर इसको स्टॉप कर दें, यही आपका आंसर है, यही है इज इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टी। टाइम के शक्ल में पॉपुलेशन हमने मालूम कर लिया। लेकिन अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं, आप एक आम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो इसको खोल लें, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 4P माइनस 2 40, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इन सबको एक साइड पे इकट्ठा कर दें, तो आप ये भी बना सकते हैं, वो बना लें या ये बना लें, दोनों शक्लों में ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद वो इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि ये जो इक्वेशन बनाई है ना, यूज़ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करो टू फाइंड पॉपुलेशन इन 47, कि अगर इसी निस्बत से आबादी में इजाफा होता रहा हो तो बताओ फिर 1947 में आबादी कितनी थी। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें, P माइनस 60 इन 1947। अब हम T की जगह पर इसको लगा देंगे, P माइनस 60, ये आ गया P माइनस 60 7/4, T की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे 1947 को माइनस 1961। तो P माइनस 60 एज इट इज़ आ गया, 7 को 4 से डिवाइड करें और इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको देगा माइनस 24.5। इसको उठाए 60 को उठा के उस साइड पे ले जाएं, तो ये P आपके पास आ गया 35.5 मिलियन। यानी इसी हिसाब से आबादी के बढ़ने का तनासब रहा हो तो फिर ये 1947 में इस हिसाब से 35.5 मिलियन आबादी होनी चाहिए थी। फिर कह रहा है इस हिसाब से ये भी बताओ कि 1997 में ये अब कितनी हो जाएगी। अगर इस हिसाब से आबादी बढ़ रही है तो इसी को यूज़ करके बताएं कि 1997 में ये कितनी हो जाएगी। तो हम टाइम टी की जगह पर इसी इक्वेशन में टी की जगह पर 1997 पुट कर देंगे। तो 19 माइनस 60 7/4, अब हमने टी की जगह पर 1997 को पुट कर दिया, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 से 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास सारा सिस्टम आ जाएगा 63 के इक्वल। इस 60 को उठा के उधर ले जाएं और ये मिलियन, तो पॉपुलेशन आ जाएगी 123 मिलियन। यानी इसी तनासब से अगर आबादी बढ़ रही है, बढ़ती रही, तो 1997 में ये 123 मिलियन के लगभग हो चुकी होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। ये भी है क्वेश्चन नंबर 18, ये सारे एक जैसे हैं, इसलिए अगर इसको लिख के करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये हाउस वाज परचेज्ड ऑफ रुपीज़ 1 मिलियन। अब इसमें भी दो चीज़ें आ गई, एक तो 1980 में एक घर खरीदा गया 1 मिलियन का, 1980 में इसको ख़रीदा गया 1 मिलियन का, टाइम हो गया 1980 और प्राइस इसकी होगी
1 मिलियन, 1 मिलियन 1980 में 1 मिलियन का ख़रीदा गया। इट वॉज वर्थ 4 मिलियन इन 96, 1996 में 4 मिलियन का हो गया था मकान, महंगा हो गया। 1996 में 16 साल के बाद ये 4 मिलियन पर इसकी प्राइस चली गई। 1996 में ये चला गया 4 मिलियन पर। अब टाइम को पहले रखें और प्राइस को इसके बाद रखें, तो ये बनेगा आपका T1 P1 1980 और 1, और T2 P2 बना 1996 और 4। बाकी आगे सारा फिर वही काम है। स्लोप निकालें इसका। फाइंड इक्वेशन दैट गिव द वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर T ईयर्स। T ईयर्स के बाद बताओ कि इस मकान की प्राइस क्या होगी परचेज़ के टाइम से लेकर। तो इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप निकालें P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1996 माइनस 1990 80, तो ये हो गया 3/16। तो स्लोप आ गया इसका 3/16। हमें इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो फार्मूला बन जाएगा P माइनस P1 M इंटू T माइनस T1, क्योंकि इसमें हमने टाइम और प्राइस को इन्वॉल्व किया है। तो ये बन जाएगा P माइनस P1 M इंटू T माइनस T1। ये होगा P माइनस P1, P1 की जगह पर ये 1 आ गया। स्लोप की जगह पर हमने 3/16 पुट कर दिया। T माइनस T1 की जगह पर ये आ गया 1980। तो प्राइस जो वैल्यूज़ थी हमने यहाँ पर लगा दी। तो यही इक्वेशन बन गई है। देख लें, हमने ये उसके प्राइस की इक्वेशन बना ली है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये टाइम के लिहाज से, यानी इधर टाइम इन्वॉल्व है, इधर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। हमने पॉपुलेशन इसकी प्राइस मालूम कर ली है। हमने इस मकान की प्राइस मालूम कर ली है। टाइम के रिस्पेक्ट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट गिव्स प्राइस या इसकी वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर T ईयर्स के बाद। यानी अब ये है कि ये इक्वेशन बन चुकी है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर इसके मकान की प्राइस बढ़ने की यही रेशो रहती हो, यानी 1980 में वो 1 मिलियन था, 1996 में वो 4 मिलियन का होगा। अगर इन दोनों को ही सामने रखें कि इसी रफ्तार से अगर इसकी आइंदा सालों में भी प्राइस बढ़ती रही, तो इस T की जगह पर आप जिस साल की भी को पुट करेंगे, मसलन 2000 में आप चेक करना चाहते हैं कि इसी हिसाब से इसकी प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पर 2000 पुट कर दें। जिस साल में भी निकालना चाहते हैं इसकी प्राइस को, यहाँ T की जगह पर पुट करेंगे तो ये आपको उस साल में उसकी प्राइस बता देगी। फिर वो कह रहा था डेट ऑफ परचेज व्हाट वाज इट्स वैल्यू इन 1990। तो इस हिसाब से बताएं कि 1990 में इसकी कीमत क्या थी, 1990 में इसकी प्राइस क्या थी। 1980 में ख़रीदा गया 1 मिलियन का, 1996 में हो गया था 4 मिलियन का। तो बताओ कि इसके दरमियान जो 1990 एक साल आता है, इस हिसाब से बताएं कि उस वक्त इसकी प्राइस कितनी हुई होगी। तो इसी में लगा दें, T की जगह पर लगा दें इसी साल को। 1990 में मालूम करना चाहते हैं तो इसमें T की जगह पर 1990 पुट कर दें। ये 1990 हमने पुट कर दिया इसी में, P माइनस 1 3/16 ये वाली जो है T की जगह पर पुट कर दिया 1990। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 10 3 30 30/16 1/875 -1 को उठा के उधर ले जाएँ तो 2.87, ये तकरीबन 2.8 मिलियन के लगभग उस वक्त उसकी प्राइस हुई होगी। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इनसे मिलता जुलता है। प्लॉट द सेल्सियस C एंड फ़ारेनहाइट F टेम्परेचर स्केल्स ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पर ड्रा करें सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को। सेंटीग्रेड को लेना है हमने एक्स एक्सिस पर, वो कह रहे हैं सेंटीग्रेड को लेना है एक्स एक्सिस पर, और फ़ारेनहाइट को लेना है हमने वाई एक्सिस पर। ये बात वो कर रहा है, कहता है इस पर ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइन को लें सेंटीग्रेड के लिए और इसको लें फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस को, और उस पर इसका ग्राफ बनाएं। प्लॉट सेल्सियस C फ़ारेनहाइट F टेम्परेचर स्केल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ड्रा लाइन ज्वाइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, पानी जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें आ गई फिर दो चीज़ें, एक तो सेंटीग्रेड 0, जब सेंटीग्रेड होते हैं C इज इक्वल होता है 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट होते हैं हमारे पास 32। जब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हम C की जगह पर 0 पुट करें तो ये F इज इक्वल टू 32, यानी 0 और 32। सेंटीग्रेड में अगर हम कहें तो पानी जमता है 0 डिग्री पर, अगर हम फ़ारेनहाइट में गिने तो वो 32 डिग्री बनता है। तो ये वो बात कर रहा था कि कहता है ड्रा लाइन ज्वाइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर डिग्री में देखें इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया सेंटीग्रेड को चले C1 कह लेते हैं और फ़ारेनहाइट के लिए F1 यूज़ कर लें।
तो सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री पे जमता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब होते हैं तो फ़ारेनहाइट 32 बनते हैं। तो ये एक बन गया, एक पॉइंट हमें मिल गया। ड्रा द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पानी जो है वो उबलना शुरू कर देता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी ये आपके पास आ गया C2, इसको नाम दे लें, और इसको F2 का नाम दे लें। सेंटीग्रेड में वो जब दर्जा हरारत पहुँच जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये पानी जो है ये उबलना शुरू कर देता है 100 डिग्री पर। और अगर फ़ारेनहाइट में इसमें की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट ये बनते हैं। 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो हम कहेंगे कि 32 डिग्री पर पानी जम जाता है। और अगर हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाता है। और अगर हम 100 सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट बनाए तो वो बनते हैं 212। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यूज़ रख के पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है, F=9 और 5C + 32। सेंटीग्रेड में C की जगह पर 0 रखेंगे तो F=32 आ गया। देखा, ये 0 था सेंटीग्रेड में, तो फ़ारेनहाइट 32 बने। अब इसी में रखें, सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में तब्दील करना चाहते हैं तो इस C की जगह पर ही 100 सेंटीग्रेड 100 रखें, मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आंसर देगा। 0 डिग्री के 32 फ़ारेनहाइट बनते हैं और 100 डिग्री के 212 फ़ारेनहाइट बनते हैं। वो कह रहा है कि इसकी ड्रा द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए इसको इधर ड्रा करना है हमने, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को। फाइंड एन इक्वेशन गिविंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन C, और हमने फ़ारेनहाइट की इक्वेशन सेंटीग्रेड की शक्ल में मालूम कर, इक्वेशन भी कह रहा है निकालें। तो पहले इक्वेशन निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप m = तो वो बन जाएगा F2 - F1 डिवाइडेड बाई C2 - C1 F2 - Y1 F2 - F1 212 - 32 बटा 100 - 0 C2 ये है और C1 जो है वो ये है। वैल्यूज़ लगा दी तो 212 - 32 करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 180, और नीचे आपके पास है 100। इनको 0 से कट गया, 2 5 बार 2 9 बार, ये आ गया 9/5। तो स्लोप आ गया है 9/5। हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन बना लें। यहाँ पर F और C इन्वॉल्व है, तो F - F1 = m × C - C1, ये इक्वेशन बनेगी। फिर उस हिसाब से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, F - F1, F1 कितना है 32, m कितना है 9/5, C - C1 कितना है 0। ये बन गया आपका ये चीज़, ये बना आपका F - 32 = 9/5 C। तो ये आपके पास आ गया, 32 को उठा के तो लीजिए, 9/5 C + 32। ये देख लें, हमने फ़ारेनहाइट को मालूम कर लिया है सेंटीग्रेड की शक्ल में। यही वो कह रहा था, फाइंड एन इक्वेशन गिविंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ C। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमने मालूम कर लिया है इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड, यानी C मालूम कर लिया है। अब वो कह रहा था कि इसकी ना ग्राफ ड्रा करें। देखें, ये सेंटीग्रेड है 0 से लेकर 100 तक। चलें हम इधर 10 का वक्फा ले लें, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, चलते चलते ये 100 तक आ गया। उधर है हमारे पास 32 से लेकर 212 तक, तो इसका वक्फा ले लें, 20 का ले लें, 30 का ले लें, 20 40 60 80 100 एंड सो ऑन, चलते चलते ये यहाँ कहीं पर आपका 212 के लगभग आ जाएगा। तो इसको मिलाएं, 0 पर 32 है, 0 जब सेंटीग्रेड 0 है, यहाँ पर है सेंटीग्रेड तो ये 32 है, ये यहाँ कहीं पर ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 32, 0 और 32। और दूसरा पॉइंट है जब सेंटीग्रेड 100 है, जब ये 100 है यानी ये है 100 पर है तो ये 212 है, ये यहाँ कहीं पर ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा 100 के सामने, और इधर 212 के सामने ये आ जाएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारा 212 है, तो इसको मिला के तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमने करना था। इसमें हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की इक्वेशन निकालनी थी सेंटीग्रेड की शक्ल में, इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड। तो देखें, फ़ारेनहाइट की हमने इक्वेशन निकाली है इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड। इसी तरह से इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी बिल्कुल यही चीज़, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना समझ आने, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। द एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वाज 592 इन 1998।
इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए कैंडिडेट्स का स्कोर रहा, एवरेज उसकी रही 1998 में 592। दो चीज़ें आ गई इसमें, एक तो आ गया टाइम 1998 और दूसरा आ गया स्कोर, जो उन्होंने स्कोर हासिल किया, जो उन्होंने नंबर्स हासिल किए उसकी एवरेज वगैरह उसने दी हुई है। एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर, ये 1998 में ये स्कोर रहा 592, जो इन्होंने टेस्ट दिया कैंडिडेट्स ने, उसकी एवरेज रही 592। फिर 2002 में जब टेस्ट लिया गया तो उसकी एवरेज रही 564। 2002 में ये एवरेज 564 होगी। इसको T1S1 कह लें। टाइम 1998 था तो स्कोर रहा 592, इसको T1S1 कह लिया। दूसरा जो उसने दिए हुए हैं वो टाइम दिया हुआ है 2002 और स्कोर दिया हुआ 564। हमने क्या करना है, एज्यूमिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्कोर इज़ लीनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। फ़र्ज़ करें कि इनसे एक स्ट्रेट लाइन बनती हो तो फाइंड एवरेज स्कोर 2006। तो इसी हिसाब से बताएं कि 2006 में, इसी डाटा को मद्देनज़र रखा जाए तो 2006 में ये एवरेज जो कि 598 में 592 थी, 2002 में 564 है, 2006 में ये कितनी होगी। इसी डाटा को मद्देनज़र रख के अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये एवरेज स्कोर कितना लेंगे 2006 में, तो पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। स्लोप निकाल लिया, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1, वैल्यूज लगाई तो ये आया -7, स्लोप आ गया है -7। इक्वेशन बना लें, ऐसे है यहाँ पर यूज़ हुआ है तो S माइनस S1 M इंटू T माइनस T1, ये इक्वेशन बनेगी। फिर इसकी वैल्यूज लगा दें, S1 की जगह पर 592, T1 की जगह पर लगा दिया 1998, तो ये हो गया -592 -7 इंटू T माइनस 1998, ये तो ये इक्वेशन आ गई है उसकी। अब वो कह रहा है कि बताओ 2006 में ये एवरेज स्कोर क्या रहेगा, इसी को अंदाज़ा लगाना हो तो 2000 में ये कितना रहेगा। तो टाइम की जगह पर क्या करें, 2006 को पुट कर दें, टी की जगह पर इसको पुट किया, ये आ गया 2006, माइनस किया 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा बन जाएगा -56। इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच गया 536। इसी डाटा को मद्देनज़र रख के अगर अंदाज़ा लगाना हो तो हम ये गेस करते हैं कि ये जो स्कोर है ना, जो 1998 में 592 एवरेज इन्होंने हासिल किया है और 2002 में इन्होंने 564 इनकी एवरेज रही है, इसी हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो 2000 में ये लोग 536 एवरेज देंगे, एवरेज स्कोर देंगे। और यही हमने इन 5 क्वेश्चंस में करना था।